हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक होनहार कलाकार नितिन देसाई, एक आर्ट डायरेक्टर, बॉलीवुड का बड़ा जाना माना नाम। आज बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स इनके पीछे लगे हुए थे और वो नितिन देसाई जिन्होंने बहुत बड़ा मुंबई के नज़दीक में कर्जत में एनडी स्टूडियो खोला। और ऐसी क्या बात हो गई कि आज नितिन देसाई को अपने ही स्टूडियो में गला फांसा खा के उनको सुसाइड करना पड़ा। इस विषय में बात करेंगे दोस्तों, एंड तक जरूर रुकिएगा। आप सभी को मालूम है कि एंड में एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश मैं हमेशा देता हूं जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आपको पता चलेगा, आप वीडियोस जल्दी से देख पाएंगे। समय समय पे वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कौन थे ये नितिन देसाई, क्यों इनको 57 के एज के अंदर में उनको सुसाइड करना पड़ा। ऐसी क्या वजह हो गई कि आज नितिन देसाई को इतनी कम उम्र के अंदर में गला फांसा खाना पड़ा, जबकि इतने सक्सेसफुल और इतने होनहार डायरेक्टर थे। आज मैं उनका नाम जानता था तमस, जो सीरियल आई थी गोविंद निहलानी जी की, तब से मैं उनका नाम जानता था। 27 अप्रैल 2023 को दिल्ली की फ्लाइट पकड़ के वो मुंबई लैंड हुए और उसी दिन मैं भी अपना दिल्ली का बेसिक कोर्स कंप्लीट करके संडे के दिन में सेम डे फ्लाइट पकड़ के मैं भी बॉम्बे लैंड हुआ था। नितिन देसाई वहाँ से अपने एनडी स्टूडियो कर्जत, जो काफ़ी दूर होता है, वहाँ पहुँचे। रात के 2-2:30 बजे थे। काफ़ी विचार चले होंगे, काफ़ी कश्मकश चली होगी, एंड अल्टीमेटली ही हैज़ डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। ये नितिन देसाई जिन्होंने तमस सीरियल में आर्ट डायरेक्टर करके अपना काम शुरू किया था। 1942 लव स्टोरी जो फिल्म थी उसके अंदर में विधु विनोद चोपड़ा ने, ही वॉज एट दैट टाइम वेरी यंग एंड डायनेमिक पर्सन। विधु विनोद चोपड़ा ने जब उनको 1942 लव स्टोरी का सेट का काम दिया, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोगों ने कहा था कि ये नए छोकरे के ऊपर आप रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उस नए छोकरे में दम था, उसमें ताकत थी, उसमें हिम्मत थी। और आप सबने अगर 1942 लव स्टोरी देखी है तो उसका सेट आपने देखा होगा, सच अ ब्यूटीफुल, क्योंकि 1942 का सेट बनाना था और वो सेट उन्होंने बनाया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। काम के ऊपर काम मिलता गया। संजय लीला बंसाली के हम दिल दे चुके सनम बोलो, या जोधा अकबर का सेट बोलो, इतने जबरदस्त सेट उन्होंने तैयार किए। सो ही वॉज ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। और जब इनका नाम हो गया तो हॉलीवुड के लोग एक फिल्म बनाने के लिए एक डायरेक्टर हॉलीवुड में आए और उन्होंने नितिन देसाई का संपर्क किया। उन दिनों में नितिन देसाई ने अपना एनडी स्टूडियो कर्जत वाला खोला नहीं था, तो जो है फिल्मस्तान जो स्टूडियो है गोरेगांव के अंदर में मुंबई में, वहाँ पे सारे शूटिंग्स चलते हैं, सारे सीरियलों के सारे पिक्चरों के सेट सब चलते रहते हैं। तो उस स्टूडियो के अंदर में जब भी उस डायरेक्टर को लेके गए, हॉलीवुड के डायरेक्टर को, जिनको इंडिया का कोई सेट तैयार करना था और इंडिया में कुछ शूट करना था, उनकी फिल्म कुछ 1.5-2 घंटे की, उसमें से आधा घंटे का जो शूट था वो इंडिया में था। तो जब भी नितिन देसाई उनको सेट के ऊपर में लेके गए तो उस समय पे ये फिल्मस्तान जो स्टूडियो है वो देख के उस हॉलीवुड के मुंह से एक शब्द निकल गया और वो डायरेक्टर ने बोला कि ये इज इट स्टूडियो और इज इट गोडाउन, ये स्टूडियो है या गोडाउन है। और ये बात नितिन देसाई के दिल पे लग गई और उन्होंने ठाना कि मैं एक बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अद्यतन स्टूडियो, वर्ल्ड क्वालिटी का मैं निर्माण करूंगा। और वो निर्माण करना उन्होंने शुरू किया और वो निर्माण उन्होंने किया कर्जत के अंदर में एनडी स्टूडियो, नितिन देसाई स्टूडियो। काफी सक्सेसफुल रहा। उसी स्टूडियो के अंदर में उन्होंने अनेकों फिल्में, जोधा अकबर का पूरा सेट उन्होंने वहां पर बनाया था। वो चाहते थे कि जैसे हॉलीवुड के स्टूडियो को वर्ल्ड के लोग जैसे विजिट करने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, वैसे लोग, दुनिया के लोग मेरे स्टूडियो को विजिट करने के लिए आएंगे। उन्होंने वहाँ पर म्यूजियम बनाना शुरू किया, बहुत बड़ा बड़ा सेट, बड़ी फिल्में मिलती गई, सीरियलें मिलती गई। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि इस कलाकार को अल्टीमेटली 250 करोड़ का कर्जा हो गया और ये 250 करोड़ के कर्जे में डूब के उन्होंने अपने आप को सुसाइड किया। दोस्तों, कोई भी एम्बिशन रखना बुरी बात नहीं है, कोई भी सपना देखना बुरी बात नहीं है। कोई बात को हर्ट होके आपके दिल पे कुछ आ जाता है और आप कुछ अच्छा करने की तमन्ना रखते हो और करते भी है, कोई गलत नहीं है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन गलती कहाँ होती है
वो आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर रखूँगा और उसका एनालिसिस आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा। फ्रेंड्स, स्टूडियो तो बन गया और काम भी मिलने लगा, लेकिन ये स्टूडियो सिटी से काफ़ी दूर था। तो जो सीरियल चलते थे, फिल्म वाले तो चले जाते थे, क्योंकि फिल्म वालों को क्या है 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल शूटिंग करना है। सीरियल वाले तो बरसों बरसों तक उनको शूट करना है। अब उनके कलाकार जो है इतना लंबा प्रवास करके आना जाना उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था। तो धीरे धीरे करके टीवी सीरियल वाले जो है वो वहाँ से हट गए एनडी स्टूडियो से, और आजू बाजू के अगल बगल में जहाँ छोटे छोटे स्टूडियो वहाँ पर शूट करना शुरू किया। ओटीटी फिल्में आनी शुरू हो गई। अब जब ओटीटी फिल्म आनी शुरू हो गई तो इनका, या इनके सीरियल भी है, इनके वेब सीरीज है, इनका भी शूटिंग आप देखोगे तो लाइव लोकेशन के ऊपर में इनका शूटिंग ज़्यादा होता है, तो इनको भी स्टूडियो की ज़रूरत कम पड़ने लगी। बीच में कोरोना काल आ गया और ये कोरोना काल सबके लिए भारी था, नितिन देसाई जी के लिए भी भारी हुआ। उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ें व्यवस्थित होने लगी, सब कामकाज शुरू होने लगा, लेकिन धीरे धीरे करके एनडी स्टूडियो को काम कम मिलने लगा। आजकल की फिल्में अगर आप देखोगे, बड़ी बड़ी फिल्में, RRR फिल्म देखो या बाहुबली देखो या पठान देखो या जितनी भी बड़ी फिल्में जो आई, ये सारी फिल्मों के अंदर में आपको रियल लोकेशन सीन नहीं दिखते। यहाँ पर VFX करके एक नई टेक्निक आ गई। VFX मतलब आप बैठे हैं यहाँ पे, आपको पीछे अमेरिका दिखाना है, दिखा सकते, लंदन दिखाना है, दिखा सकते, कहीं लंदन जाने की जरूरत नहीं, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं। आपको ताजमहल दिखाना है, पीछे दिखा सकते हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, पीछे ताजमहल दिख सकता है। ये VFX सिस्टम आई तब से सारे स्टूडियो की हालत और खराब हो गई। अब जो 100-150 करोड़ की जो लोन ली थी उसके हफ्ते चुकाना, आज स्टूडियो रखना है, इतना बड़ा लोकेशन है और इतने बड़े स्टूडियो में आज हजारों कामदार काम करते हैं, उनको रोजी रोटी देना, इलेक्ट्रिक का बिल, माल सामान, ये सब खर्चा जो है भारी पड़ने लगा। और धीरे धीरे बोझ इतना बढ़ गया कि 150 करोड़ की जगह पे 250 करोड़ चुकाने पड़ने थे, लेकिन कहीं से भी उनको आमदनी का कोई रिसोर्सेस उनको नजर नहीं आ रहा था। और तब जाके कोई आदमी अंतिम कदम उठाता है जो बहुत गलत है, नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उसको दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। एक ऐसा कलाकार कि जिसको बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर सलाम करते हैं, जिसको हॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर सलाम करते हैं, जिसको हॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर का एक ग्रिड है, उस ग्रिड के अंदर में उनको नाम दिया गया, उसके अंदर में उनको, उस एसोसिएशन में उनको रखा गया। कितना बड़ा नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी अगर कोई बीजेपी का बड़ा सेट बनाना है, एक बहुत बड़ा सेट उन्होंने बनाया था जब उनका इलेक्शन चल रहा था उस समय पे, और वो सेट देख के इतने प्रभावित हुए थे नरेंद्र मोदी, वो उनके दोस्त बने हुए थे। आप सोचिए, प्रधानमंत्री आपके दोस्त है, बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर आपके दोस्त है, प्रोड्यूसर आपके दोस्त है, आपके हॉलीवुड के बड़े बड़े आर्ट डायरेक्टर आपके दोस्त है, और आपको ये परिस्थिति आनी पड़ती है। अब मेरी अंतिम बात सुन लीजिए, ऐसा क्या होता है कि आदमी इस तरह से फंसता जाता है और अंदर घुसते जाता है। कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस परमानेंट नहीं है, याद रखना। कोई भी बिजनेस के उतार चढ़ाव आते हैं, और ये उतार चढ़ाव को अपने को सहन कर सके उतनी शक्ति और उतनी ताकत जब हम चल रहे हैं उसी समय पे डेवलप करनी पड़ती है। आज जरा सोचिए, अगर नितिन देसाई ने जब से अर्न करना शुरू किया उसी समय से उसने अपने इनकम का 20% प्रॉफिट साइड पे रखा होता, रिजर्व फंड करके रखा होता, तो आज नितिन देसाई को ये नौबत नहीं आती। कोई व्यवसाय जो है वो परिपूर्ण नहीं है, कोई व्यवसाय संपूर्ण नहीं है, कोई व्यवसाय जिंदगी भर तक नहीं चलता है। नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई थिंग्स, राउंड द क्लॉक। अभी आप कोई VFX की टेक्निक तैयार कर रहा था लैपटॉप के ऊपर, उसकी प्रोग्रामिंग सेट कर रहा था, और उस समय पे नितिन देसाई का सुसाइड का प्लान तैयार हो रहा था। कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर में आप भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों। और इसके लिए जब हम पैसे कमाते, आज बहुत सारे लोग क्या करते मालूम है, गलती क्या करते, जब अच्छे पैसे कमाते वो अपने ही व्यापार में लगाते जाते। लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके व्यापार में बिजनेस अच्छा है, आपके व्यापार में प्रॉफिट अच्छा है, आपके व्यापार में 2-3 साल में आपके ही पैसे डबल हो जाते, जरूर लगाओ, लेकिन उस समय पे एक जनरल रिजर्व क्रिएट करना बहुत जरूरी है। मुझे अभी अभी किसी मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि सर, जिनके पास बहुत पैसे है वो लोग बीमा क्यों लेने चाहिए, वो लोग इंश्योरेंस क्यों लेने चाहिए। उन लोगों ने पैसे जो है
वो सेफ साइड पे क्यों रखने चाहिए? दिस इज द बिगेस्ट रीजन। लेकिन लोग समझते नहीं, लोग सुनते नहीं। आज ऐसे अनेकों उदाहरण हो चुके हैं, अनेकों ऐसे केस स्टडी हो चुके हैं। अगर ज़रूरत लगी तो आगे के चलते हुए वीडियोस के अंदर में और भी इस तरह की, क्योंकि आप सभी को मालूम है सीसीडी के सिद्धार्था सुसाइड किए, राज टूर एंड ट्रैवल के जो मालिक थे उन्होंने सुसाइड किया। आज आप सबको मालूम है अवंती का कार जिन्होंने बनाया और जो बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, एक समय का कार के आर्ट डायरेक्टर माने जाते थे। गाड़ियों का मॉडिफिकेशन उनका एक पेशा था उनका नाम था दिलीप छाबरिया। उनको भी आज जेल के अंदर में सड़ना पड़ रहा है। पुणे का बहुत बड़ा नाम आप सब लोग जानते हैं, डीएस कुलकर्णी। आज क्या है, आज उनको भी जेल में जाना पड़ा। कौन सी एज में? 70-75 के साल के अंदर में। तो दोस्तों, ऐसे जो दिग्गज कलाकार है, इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इन लोगों का एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और वो है दे आर मैन ऑफ आर्ट, दे आर नॉट मैन ऑफ फाइनेंस। और जब कोई नाम हो जाता है, दाम हो जाता है, सारी दुनिया आपके आगे पीछे है, तो आपको लगता है कि आप हर फील्ड के बादशाह हैं, आपको हर फील्ड आता है, आपको सब आ गया। यहां पर लोग मार खाते हैं। अगर इन सब लोगों का, जिनका भी मैंने जिक्र किया, इन सब लोगों ने जरा सोच के देखो, कोई फिनेंशियल कंसल्टेंट से प्रॉपर डिस्कशन करके सारी बातें अगर उसके सामने रखी होती, किसी एक्सपर्ट के सामने रखी होती, तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को ये सुसाइड करने की नौबत आ सकती थी या जेल में जाने की इनको नौबत आ सकती थी। समझ जाओ कि फिनेंशियल पार्ट अलग है और आपका फील्ड अलग है। जैसे अमिताभ बच्चन, ही इज एक्सपर्ट, ही इज अ लेजेंड इन आर्ट, ही इज अ लेजेंड इन एक्टिंग, इन एक्शन, इन एक्सप्रेशंस, बट ही इज जीरो इन फाइनेंस। उनको भी बहुत लेट समझ में आया। आज कई बार उन्होंने कहा है कि फाइनेंस के मामले में मैं बहुत कच्चा था, मुझे 60 साल के बाद मुझे समझ में आया। बस ये जो देरी से समझ में आता है वो लोगों को नहीं आना चाहिए। सो हमेशा जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, जो भी आपके एडवाइजर्स है, आप उनकी सलाह मानो। और जब आप अच्छे चल रहे हो, उसी समय पे आपने सम ऑफ द पार्ट अपने साइड पे रखना है। मैंने इसके पहले भी कहा कि 100 में से 20% साइड पे रखो, 80% अपने बिजनेस में लगाओ। किसने मना किया? ये 20% की जो लालच है ना, वो लालच हमको छोड़नी पड़ सकती है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद।